नमस्कार। हाँ। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, उपवेद। हाँ, उपवेद। हमारे पास स्रोत है उपनिषद गंगा टीवी श्रृंखला का एक अंश जो एक कहानी के जरिए इन्हें समझाता है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये उपवेद असल में है क्या, वेदों से इनका क्या नाता है बिल्कुल। और क्यों ये प्राचीन भारत में इतने महत्वपूर्ण माने गए। कहानी देवताओं और असुरों की है तो मजा आएगा। बिल्कुल। उपवेदों को आप कह सकते हैं वेदों का प्रैक्टिकल साइड माना जाता है। मतलब वो ज्ञान जो जीवन में समाज चलाने में काम आए। अच्छा। और स्रोत की ये कहानी जहाँ देवता असुरों से हार रहे हैं, वहीं से उपवेदों का महत्व सामने आता है। ज्ञान यहाँ सिर्फ ताकत नहीं बल्कि एक अहम हथियार बन जाता है। हाँ, कहानी की शुरुआत ही देवताओं की हार से होती है। वो सलाह के लिए आचार्य बृहस्पति के पास जाते हैं और स्रोत के मुताबिक बृहस्पति कहते हैं कि हार की एक वजह थी उपवेदों की अनदेखी, जैसे धनुर्वेद की। सही कहा। बृहस्पति ये जी बताते हैं कि देवताओं ने धनुर्वेद यानी युद्ध कला उसको नजरअंदाज किया। हाँ। उनके पास आयुर्वेद यानी चिकित्सा या अर्थशास्त्र यानी राजकाज के वैसे आचार्य नहीं थे जैसे असुरों के पास थे। ओहो। असुरों ने तो इन सब में महारत हासिल कर ली थी। और उनके गुरु जो थे शुक्राचार्य, उनके पास तो संजीवनी विद्या थी। संजीवनी विद्या मतलब मरे हुओं को जिंदा करने वाली। हाँ, वही। सोचिए ज्ञान का पलड़ा कितना भारी था उनके पक्ष में। तो इसी कमी को पूरा करने के लिए और देवताओं को बचाने के लिए बृहस्पति के पुत्र कच्छ एक बड़ा जोखिम उठाते हैं। हाँ, कच्छ। वो जाते हैं असुर गुरु शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या सीखने। बिल्कुल। और इसी मिशन से हमें अलग अलग ज्ञान शाखाओं यानी उपवेदों का पता चलता है। हाँ, स्रोत इन्हें विद्या स्थान कहता है, ज्ञान का घर। मुख्य तौर पर 4 उपवेद हैं। 4? कौन कौन से? पहला है आयुर्वेद। ये ऋग्वेद से जुड़ा है। आयुर्वेद, हाँ वो तो सुना है। ये सेहत और चिकित्सा का विज्ञान है। कहते हैं इसकी शुरुआत ब्रह्मा से हुई। स्रोत इसके 8 अंगों का जिक्र करता है, जैसे काय चिकित्सा, शल्य तंत्र वगैरह। अच्छा, 8 अंग। हाँ, पर आजकल 3 मुख्य रूप से प्रचलित हैं। दूसरा है धनुर्वेद। ये यजुर्वेद से जुड़ा है। युद्ध कला वाला। हाँ, युद्ध कला, शस्त्र विद्या। इसमें शिव, परशुराम जैसे महान गुरुओं का जिक्र आता है। धनुष चंद्रोदय जैसे ग्रंथ भी हैं। ये सिर्फ लड़ाई नहीं बल्कि रक्षा और रणनीति का शास्त्र था। तीसरा है गंधर्व वेद। ये सामवेद से जुड़ा है। गंधर्व वेद? ये संगीत और कला। बिल्कुल। संगीत, कला, सौंदर्य शास्त्र। इसका मकसद सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि रस की अनुभूति कराना है। रस मतलब वो भाव। हाँ, वो गहरा अनुभव जो कला जगाती है। स्रोत एक बहुत अच्छी बात कहता है कि कला पवित्र तब है जब वो निस्वार्थ प्रेम, सच्चाई जगाए, ना कि सिर्फ इंद्रियों को उत्तेजित करे। ये तो गहरी बात है। हाँ, एक श्लोक भी है, यतो हस्तस्ततो दृष्टि। जहां हाथ वहां नजर, जहां नजर वहां मन। कला एक तरह से मन साधने का तरीका है। अच्छा, और चौथा कौन सा है? चौथा है अर्थशास्त्र। ये अथर्ववेद से जुड़ा है। अर्थशास्त्र मतलब पैसा, अर्थव्यवस्था। उससे कहीं ज्यादा। ये राजनीति, समाज चलाना, शासन व्यवस्था, कानून, मतलब जीवन के व्यवहारिक प्रबंधन का पूरा शास्त्र है। समझ गई। तो कहानी में आगे क्या होता है? कच्छ का क्या हुआ? कहानी में कच्छ शुक्राचार्य की बेटी हैं देवयानी। उनका भरोसा जीत लेते हैं। अच्छा। असुर उन्हें कई बार मार भी डालते हैं, पर देवयानी के कहने पर शुक्राचार्य उन्हें हर बार संजीवनी से जिंदा कर देते हैं। ओहो, ये तो। हाँ, और आखिरकार देवयानी की जिद और एक तरह से कच्छ को बचाने के लिए शुक्राचार्य उन्हें संजीवनी विद्या सिखाई देते हैं। सिखा देते हैं। पर इसमें तो नैतिक सवाल भी उठते हैं। बिल्कुल। स्रोत यही दिखाता है, ज्ञान पाने का रास्ता कितना कठिन हो सकता है और उसमें कैसी नैतिक उलझनें आ सकती हैं। हाँ। कच्छ का मकसद तो महान था, देवताओं की रक्षा। पर क्या देवयानी की भावनाओं का इस्तेमाल सही था, ये सवाल रह जाता है। और शुक्राचार्य का नजरिया भी देखिए। वो असुरों को शस्त्रों से ज्यादा शास्त्रों से, मतलब ज्ञान से जीतना बेहतर समझते हैं। ये भी एक अलग दृष्टिकोण है। तो फिर कच्छ विद्या सीखकर लौट जाते हैं। हाँ, कच्छ विद्या सीखकर देवलोक लौट जाते हैं। देवयानी को पीछे छोड़ देते हैं, ये कहकर कि उनका मकसद सिर्फ ज्ञान पाना था। अच्छा। और कहानी इस बात पर खत्म होती है कि आखिरकार समाज चला तो वेदों और उपवेदों के ज्ञान से ही। तो ये उपवेद समाज के लिए नींव की तरह थे। बिल्कुल। स्रोत एक मशहूर श्लोक भी याद दिलाता है, संगीत साहित्य कला विहीना, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना।
हाँ, ये तो सुना है। इसका मतलब है कि संगीत, साहित्य और कला के बिना इंसान बस बिना सींग पूंछ का जानवर है। सही बात है। ये दिखाता है कि उपवेदों का ज्ञान, चाहे वो सेहत हो, आयुर्वेद, सुरक्षा हो, धनुर्वेद, कला हो, गंधर्व वेद या समाज चलाना हो, अर्थशास्त्र, ये सब एक सभ्य समाज के लिए कितने जरूरी हैं। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है। तो हमने देखा कि उपवेद सिर्फ वेदों के सहायक ग्रंथ नहीं हैं, ये तो जीवन के बहुत महत्वपूर्ण व्यवहारिक पहलुओं से जुड़े ज्ञान के गहरे स्रोत हैं। हाँ, बिल्कुल। कहानी ने हमें दिखाया कि कैसे सही ज्ञान मुश्किल हालात बदल सकता है, समाज को दिशा दे सकता है। और एक चर्चा हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, जैसा कहानी में कच के सामने था, क्या कि क्या किसी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए जो साधन अपनाए जाते हैं वो हमेशा सही माने जा सकते हैं? ज्ञान या सफलता की खोज में नैतिकता और भावनाओं का संतुलन वो कैसे साधा जाए? ये सवाल तो शायद हमेशा हमारे साथ रहेगा। सोचने वाली बात है। बिल्कुल।